गठिया के दर्द का यही लक्षण है। सबसे पहले तो अगर हाथ पैर में सूजन के साथ अगर दर्द आ रहा है तो आपको अपने नियर के कोई गठिया स्पेशलिस्ट को जरूर दिखाना चाहिए। रिलीफ होंगे। ये जो गठिया का दर्द होता है वो सुबह में सोने के बाद ज़्यादा होता है और तो मांसपेशी जैसे घुटने के आसपास जो भी मांसपेशी है उसको स्ट्रेंथन करते हैं। अगर वो मांसपेशी स्ट्रांग होती है तो घुटने पे कम प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से घुटना कम घिसता है। आपको पेशेंट गिरेगा ओल्ड एज कुर्सी से गिरेगा और उसको फ्रैक्चर हो जाएगा, पर ये तो नहीं है कि कुर्सी से गिर के किसी को फ्रैक्चर हो जाएगा। उसका बोन खोखला हो चुका है तो वो कहीं से भी गिरेगा तो फ्रैक्चर हो जाएगा। तीसरा गठिया जुवेनाइल आर्थराइटिस बोलते हैं, जो बच्चों में होता है। 14 साल से नीचे के बच्चों में भी गठिया का सिम्टम आता है, तो वो पता नहीं चलता है, हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं कि बच्चे में गठिया थोड़ी हो सकता है। लेकिन अगर सही समय पे इलाज नहीं हो तो डिसेबिलिटी अगर जब आ जाती है तो उसके बाद फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है वैसे पेशेंट को मैनेज करना। सर्दियों का मौसम है, ऐसे में लोगों को बीमारी सताने लगती है, लेकिन जो सबसे प्रमुख जो सबसे साधारण बीमारी है वो है जोड़ों का दर्द। जोड़ों का दर्द मतलब कि घुटना घिस गया। आपने सुना होगा कि घुटने में दर्द है, चलने में तकलीफ है। अगर कुछ नहीं तो आपने गेठिया सुना होगा। तो गेठिया क्या है, क्यों होता है और इससे बचने का उपाय क्या है, इसको समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शिखा, जो गेठिया विशेषज्ञ हैं। ये दरभंगा के मिथिला बर्न हॉस्पिटल जो दिल्ली मोड़ पर स्थित है वह कार्यरत है। तो मैडम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम स्वस्थ मिथिला में। थैंक यू। जाड़े का मौसम है, लोगों को तकलीफ बहुत सता रही है। जी। वो तकलीफ क्या क्या है और जो सबसे चर्चित तकलीफ है वो है जोड़ों का दर्द। ठीक है, सबसे पहले तो मैं मिथिला लाइव आपका स्वागत करती हूँ कि आप मेरे मिथिला बर्न एंड ट्रॉमा सेंटर में आए। एक इंफॉर्मेशन की तरह से एक इंफॉर्मेशन प्रोग्राम आपने स्टैब्लिश किया। तो अब हम बताएंगे कि आप गठिया क्या है। तो ठंड के दिन में है गठिया से बहुत लोग ग्रसित हैं। तो गठिया बहुत तरह का होता है। सबसे कॉमन गठिया जो होता है इसको कहते हैं इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस, जो इन्फ्लामेशन की वजह से होता है। और जो जोड़ों में दर्द होता है वो उसको कहते हैं मैकेनिकल आर्थराइटिस, मतलब जो बुढ़ापे की वजह से या एजिंग की वजह से, टियर एंड डियर की वजह से जो गठिया होता है उसको कहते हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस। और जो कॉमनली हम लोग जो फेस करते हैं वो ऑस्टियो आर्थराइटिस ही फेस करते हैं। और इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस भी कॉमन है जिसको कहते हैं मोस्ट कॉमनली जिसको रिमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। तो हमारे यहाँ जो पेशेंट आता है वो गठिया का आता है, जिसमें मोस्ट कॉमनली ऑस्टियोआर्थराइटिस या रिमेटॉइड आर्थराइटिस के आते हैं। लेकिन उसके अलावा भी बहुत तरह के आर्थराइटिस होते हैं, जैसे बच्चों में भी आर्थराइटिस होता है। मैडम, हम जानना चाहेंगे कि आर्थराइटिस से पहले लोग समझ नहीं पाते हैं कि आर्थराइटिस और गठिया में क्या फर्क है। तो क्या फर्क है? आर्थराइटिस और गठिया एक ही वर्ड है। एक को इंग्लिश में आर्थराइटिस बोलते हैं, हिंदी में गठिया बोलते हैं। तो इसको कैसे समझेंगे? मतलब हमको अगर सर्दी का मौसम है या गर्मी का मौसम, हमको दर्द शुरू हो गया, घुटने में दर्द, जो अक्सर बुजुर्ग लोग होते हैं जिनकी उम्र 35-40 साल से ऊपर हो जाती है, उनको अक्सर ऐसी तकलीफ होती है। तो वो दर्द हमको कैसे समझ में आएगा कि ये गठिया का दर्द, उसके लक्षण क्या है? गठिया के दर्द का यही लक्षण है। सबसे पहले तो अगर हाथ पैर में सूजन के साथ अगर दर्द आ रहा है तो आपको अपने नियर के कोई गठिया स्पेशलिस्ट को जरूर दिखाना चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि बहुत लोग इग्नोर करते हैं। अगर कहीं पे भी दर्द हुआ तो दर्द की दवा खा के उसको कंटिन्यू चलते रहते हैं और कभी भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास नहीं आते। इससे क्या होता है कि उनके जॉइंट डिस्ट्रक्शन होने लगता है और डिफॉर्मिटी आने लगती है। डिफॉर्मिटी के बाद डिसेबिलिटी आ जाती है। फिर डिसेबिलिटी आ जब जाती है उस समय करेक्शन करना बहुत टफ है। अगर आप इनिशियल से ही अगर ट्रीटमेंट लेते रहे तो ये डिफॉर्मिटी ही नहीं आएगी, ये डिसेबिलिटी ही नहीं आएगी। और बहुत अभी तो गठिया का बहुत अच्छा इलाज निकल गया है। हमारे पास एक न्यूअर मॉलिक्यूलर भी आ गया है, बायोलॉजिक्स बोलते हैं जिसको। वो गठिया को बहुत ही डॉर्मेंट फेज में बहुत दिनों तक रखता है और पेशेंट को कभी भी कोई तकलीफ नहीं होती है। नहीं, सवाल यही है ना मैडम कि पहचानेंगे कैसे, उसके शुरुआती लक्षण क्या होंगे? सिर्फ दर्द होना ही क्या गठिया का लक्षण है? हाँ, गठिया का ये लक्षण है कि आपके जॉइंट में, स्मॉल जॉइंट में दर्द होगा, स्वेलिंग हो सकती है, आपको चलने फिरने में प्रॉब्लम हो सकता है। जब सुबह आप सो के उठेंगे तो आपके हाथ पैर में अकड़न होगा। आधे घंटे 1 घंटे के बाद ये अकड़न के बाद फिर आप रिलीफ होंगे। ये जो गठिया का दर्द होता है वो सुबह में सोने के बाद ज्यादा होता है। लोग कहते हैं कि हाथ चल रहे हैं तो हाथ भारी हो गया, पैर भारी हो गया, सूजन हो गई, घुटना घिस गया। घुटना घिस गया क्या है?
घुटना ये एक डिजेनरेटिव डिजीज है। इसमें क्या होता है ना कि जो घुटने में जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो सूख जाता है और उसके कार्टिलेज जो होते हैं वो रगड़ रगड़ के सूख जाते हैं, जिसकी वजह से फिर सारे डिजेनरेटिव चेंजेस आने लगते हैं, इन्फ्लामेटरी चेंजेस भी आने लगते हैं और घुटने में जो पानी है वो कम हो जाता है, कार्टिलेज घिस जाता है, जिसकी वजह से फिर वो सारी परेशानी आने लगती है। तो लोग जब ऐसी परेशानी होती तो अक्सर लोग ऑर्थोपेडिक्स के पास जाते हैं या न्यूरोसर्जन के पास जाते हैं। देखिए, तो कहाँ जाना ऑर्थोपेडिक्स और चाहिए? न्यूरोसर्जन के पास तो फिर आप नी ट्रांसप्लांट ही कराना है। वो अल्टीमेट हम लोग नी ट्रांसप्लांट ही इसका इलाज है। लेकिन नी ट्रांसप्लांट आपको नहीं कराना पड़े उसके लिए आपको हमारे पास शुरू में ही आना होगा, ताकि हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन होता है। कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन बोले तो हम लोग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताते हैं कि आपका घुटने का ध्यान कैसे रखना है, डाइट मॉडिफिकेशन बताते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ एक्सरसाइजेस बताते हैं। एक्सरसाइजेस जो बताते हैं वो मांसपेशी, जैसे घुटने के आसपास जो भी मांसपेशी है उसको स्ट्रेंथन करते हैं। अगर वो मांसपेशी स्ट्रांग होती है तो घुटने पे कम प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से घुटना कम घिसता है। फिर या तो हम लोग कुछ ऑर्थोसिस प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से वेट बेयरिंग ज्यादा घुटने पे नहीं आए, वेट को हम लोग शिफ्ट कराते हैं ऑर्थोसिस यूज करके, जिसकी वजह से लंबे समय तक पेशेंट का घुटना हम लोग बचा के रख सकते हैं कि नी ट्रांसप्लांट तक का नौबत नहीं आए। और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट मॉडिफिकेशन, ऑर्थोसिस, प्रोस्थेसिस, फिर न्यूअर बायोलॉजिक्स भी आया जैसे हाइलुरोनिक एसिड, वो भी एक तरीके के साइनोवियल फ्लूइड को साइनोवियल फ्लूइड जैसा ही कॉम्पोजिशन है। तो इफ वी इंजेक्ट दैट इन नी जॉइंट तो वो भी नी जॉइंट के इसको कहते हैं विस्को सप्लीमेंटेशन, तो वो विस्को सप्लीमेंटेशन भी वी कैन ऐड। हमारे इंस्टीट्यूट में पीआरपी थेरेपी भी होता है। पीआरपी थेरेपी में हम क्या करते हैं कि पेशेंट के ही ब्लड को निकाल के उसमें से प्लेटलेट को एक्सट्रैक्ट करके और हम लोग घुटने में डालते हैं, जिससे वो रीजनरेशन कैपेसिटी घुटने का बढ़ता है, तो वो घुटना सही होता है। तो अलग अलग थेरेपी हम लोग देते हैं, बस नी ट्रांसप्लांट नहीं कराते। बीआरपी थेरेपी देते हैं, विस्को सप्लीमेंटेशन देते हैं, ऑर्थोसिस प्रोस्थेसिस देते हैं, नी के स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराते हैं, बाकी जो मॉलिक्यूल है वो देते हैं, बाकी पेशेंट का कंप्लीट रिहैब होता है, जिसकी वजह से कहने का मतलब है कि अगर आपका घुटना घिस गया है तो घुटना को हटाने की जरूरत नहीं है, उसका उपचार कर उसको ठीक किया जा सकता है। हाँ, ठीक कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि तो लोग कहते हैं कि मेरा हड्डी कटकटा रहा है, तो हड्डी कटकटाना क्या है? वो भी गठिया का लक्षण है? देखिए, जब बुढ़ापे में क्या होता है, एक ऑस्टियोपोरोसिस टर्म होता है। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि बोन जो होता है, बोन की डेंसिटी कम होने लगती है। बुढ़ापे में ये कॉमन होता है। जो हमारा डेंसिटी एक बार बन जाता है, जब 18 to 20 ईयर्स में एक मैक्सिमम बोन डेंसिटी होती है, तो वो डेंसिटी धीरे धीरे कम होती जाती है। ओल्ड एज में वो डेंसिटी बहुत कम हो जाती है, जिसको हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो इसको हम लोग समय रहते इसको ठीक कर सकते हैं। इसको ऐसे ठीक कर सकते हैं कि हम लोग प्रॉपर एक्सरसाइज बताते हैं और कुछ मेडिकेशन है, कुछ मॉलिक्यूल्स है, जिसकी वजह से देखिए हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस का भी मैनेजमेंट करते हैं, जो बहुत कॉमन है आजकल। ये अननोन है, ऑस्टियोपोरोसिस कभी पता नहीं चलेगा आपको। पेशेंट गिरेगा, ओल्ड एज, कुर्सी से गिरेगा और उसको फ्रैक्चर हो जाएगा, पर ये तो नहीं है कि कुर्सी से गिर के किसी को फ्रैक्चर हो जाएगा, उसका बोन खोखला हो चुका है तो वो कहीं से भी गिरेगा तो फ्रैक्चर हो जाएगा। उसको भी हम लोग प्रिवेंट करते हैं कि किसी को ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत ना हो। तो हम लोग आते हैं मैडम कि हमारा जो कार्यक्रम है जागरूकता का कार्यक्रम है, तो हम फिर लक्षण पर ही लौट कर आते हैं। हाँ, ठीक है। हाँ। लक्षण को कैसे समझना है, जी, उसके लिए क्या तरीके हैं जो कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं। अक्सर लोग इस बात को नहीं समझ रहे कि हमको गठिया है, बस लोग घिसते चले जाते हैं और आगे जाके काफी उनको तकलीफ का सामना करना पड़ता है। घुटने का तो बहुत कॉमन लक्षण है कि आपको घुटने में दर्द। एक सवाल तो ये भी है ना मैडम कि क्या सिर्फ घुटने का ही दर्द जो है वो गठिया है, या बाकी कहाँ ये गठिया की बीमारी हो सकती है? मोस्ट कॉमनली जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है वो घुटने में ही होता है, लेकिन वो किसी भी जॉइंट में हो सकता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस अलग चीज है। एक रिमेटॉइड आर्थराइटिस होता है जो यंग एज में होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है वो बुढ़ापे की बीमारी है, लेकिन रिमेटॉइड आर्थराइटिस जो होता है, पहले मैम हम आपसे वो लक्षण पे समझना चाह रहे हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो लक्षण है, बुढ़ापे में जो गठिया होता है उसका ये लक्षण है कि आपको घुटने में दर्द होगा, उठने बैठने में तकलीफ होगी। जब आप सुबह सो के उठेंगे तो आपको हाथ पैर में अकड़न जैसी फील होगी। तो हम आते हैं मैडम कि लक्षण, ये प्रकार, गठिया कितने प्रकार के होते हैं? साधारण शब्दों में समझाया जाए तो कितने प्रकार के होते हैं? एक एक करके बता दें हम।
देखिए, गठिया मोस्ट कॉमनली जो होता है वो मैकेनिकल गठिया बोलते हैं, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, डीजेनरेटिव आर्थराइटिस बोलते हैं। हाँ, दूसरा जो कॉमनली हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस घुटने को घिस जाते हैं वो कहते हैं। ये पहला हुआ। दूसरा गठिया मोस्ट कॉमनली होता है इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस। इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस में इन्फ्लामेशन होता है ऑल ओवर योर जॉइंट, जिसका मोस्ट कॉमन होता है रिमेटॉइड आर्थराइटिस, जो कॉमनली प्रेजेंट करते हैं। ये कॉमनली ये दोनों गठिया होता है। तीसरा गठिया जुवेनाइल आर्थराइटिस बोलते हैं, जो बच्चों में होता है। 14 साल से नीचे के बच्चों में भी गठिया का सिम्टम आता है, तो वो पता नहीं चलता है, हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं कि बच्चे में गठिया थोड़ी हो सकता है। तो वो अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया जाए तो वो बच्चा भी सही तरीके से अपने लाइफस्टाइल को जी सकता है। तो ये तीसरा हो गया जुवेनाइल आर्थराइटिस। चौथा आर्थराइटिस होता है कोई भी वायरल के बाद, जैसे फीवर हुआ, चिकनगुनिया हुआ, आजकल बहुत कॉमन है। चिकनगुनिया के बाद लोग हाथ पैर में दर्द, जॉइंट में पेन करके आते हैं, उसको पोस्ट वायरल आर्थराइटिस बोलते हैं। उसका भी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होगा तो वो आर्थराइटिस डिसेबिलिटी में कन्वर्ट हो सकता है। तो मैडम, ये जो जुवेनाइल आर्थराइटिस है उसके क्या लक्षण है? कैसे बच्चों में समझ में आएगा कि उनको आर्थराइटिस? जुवेनाइल आर्थराइटिस का वही लक्षण है, आपके स्मॉल जॉइंट में पेन होगा, स्वेलिंग हो सकता है, हाथ पैर में अकड़न हो सकती है, फैटिकनेस हो सकती है, आपको कमजोरी फील होगा, बेसिकली आपको जॉइंट में स्वेलिंग और पेन फील होगा। और ये जो जुवेनाइल आर्थराइटिस भी होता है वो भी सिमेट्रिकल होता है, मतलब आपके दोनों हाथ के उंगलियों में स्वेलिंग और पेन होगा। अगर इसका समय पर इलाज नहीं कराया जाए तो ये कितना खतरनाक हो सकता है? ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन भी हो सकता है। इसमें क्या होता है कि अगर आप सही टाइम पे नहीं करें तो आपके सारे जॉइंट डिस्ट्रक्ट हो सकते हैं, कंप्लीट डिसेबिलिटी हो सकती है और पेशेंट बेड रिडन हो सकता है। ऐसे मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट रिमेटॉइड आर्थराइटिस के देखे जो लास्ट स्टेज में, रिमेटॉइड आर्थराइटिस हर जॉइंट को इन्वॉल्व करता है, सबसे लास्ट में आपका ये जो सर्वाइकल रीजन है इसको इन्वॉल्व करने के बाद से आप पेशेंट का सारा मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाता है और पेशेंट कंप्लीट बेड रिडन हो जाता है। तो अगर इसका पूरा अच्छे तरीके से इलाज है। बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग करते हैं, जो पेशेंट काफी अच्छे समय से अपना लाइफस्टाइल को अच्छी तरीके से करके रह सकते हैं। लेकिन अगर सही समय पे इलाज नहीं हो तो डिसेबिलिटी अगर जब आ जाती है तो उसके बाद फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है वैसे पेशेंट को मैनेज करना। आखिरी सवाल है कि आखिरी हम लोग अपने बढ़ते हैं कि आखिर इसका इलाज क्या है, उपाय क्या है? सबसे पहला कि इससे बचे कैसे, अगर हो जाए तो फिर इसका इलाज क्या है? तो हम लोग आते हैं कि बचे कैसे। देखिए, जो इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस है उससे आप नहीं बच सकते। उससे वो है कि वो एक जेनेटिक कॉज भी होता है इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस का। लेकिन जो ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो रीजेनरेटिव आर्थराइटिस है, उससे आप बहुत हद तक बच सकते हैं। उससे आप बच सकते हैं कि आप वेट लॉस रखें, मतलब वजन अपना सही रखें, लाइफस्टाइल मॉडिफाई रखें, डाइट सही रखें, तो और एक्सरसाइज करते रहे, घुटने का ध्यान रखें, घुटने का केयर रखें, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं, कैसे केयर रखें मैडम? घुटने का केयर कैसे रखें? एक तो आप अपना वजन कभी नहीं बढ़ाएं। वजन, अगर आप अपना वेट कंट्रोल रखें, डाइट प्रॉपर रखें, प्रॉपर डाइट रखें, प्रॉपर एक्सरसाइज करते रहें, और कुछ सप्लीमेंट्री मेडिसिन भी आप ले सकते हैं, जैसे कैल्शियम और विटामिन डी आफ्टर ओल्ड एज हमारे बॉडी को जरूरत होती है, तो वो सप्लीमेंट भी आप ले सकते हैं। उसकी वजह से आपका घुटना सही रहेगा। एक प्रॉपर एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से घुटने बहुत समय तक सही रहता है। बाकी जो इन्फेक्टिव आर्थराइटिस होता है, जिसको मोस्ट कॉमनली रिमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, वो एक जेनेटिक प्रीडोमिनेंस भी होता है, तो उससे बचना टफ है। वो अगर आपको हो गया तो फिर आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है। वो डॉर्मेंट फेज में डिजीज जा सकता है, लेकिन वो डिजीज कंप्लीटली क्योर नहीं हो सकता है। लेकिन हम लोग उसको ऑन मेडिकेशन, बहुत सारा और मोडालिटी देके उसको डॉर्मेंट फेज में रखते हैं और पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो अपना नॉर्मल लाइफ को जी सकता है। आखिरी से बढ़ते हैं कि जब हो जाए तो उसका किस तरीके से आप लोग उपचार करते हैं? ठीक है, जैसे रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस सबसे पहले हम लोग उनका इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। प्रॉपर डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितना हम लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं, इसमें एंटी-CCP कराते हैं, RA फैक्टर कराते हैं, ये सब पॉजिटिव हो गया, बाकी सिम्टम्स देख लेते हैं कि पेशेंट को जॉइंट पेन है, सिमेट्रिकल जॉइंट पेन है, तो
हम लोग डायग्नोसिस कंफर्म करने के बाद फिर किस स्टेज में डिजीज है ये कंफर्म करने के बाद हम लोग मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर मेडिसिन है, अभी तो ड्यूअल मॉलिक्यूलर भी हम लोग ऐड करते हैं जिसको बायोलॉजिक्स बोलते हैं, वो भी हमारे सेंटर पे अवेलेबल है। फिर हम लोग और अगर कोई डिफॉर्मिटी अगर आ गई है, जैसे कि सबसे कॉमनली रिमेटॉयड आर्थराइटिस में हैंड में डिफॉर्मिटी आती है, जैसे एडियल हमारा हैम्पर होता है, तो हैंड में जो डिफॉर्मिटी आती है जैसे बोटनियर डिफॉर्मिटी बोलते हैं उसको, स्वान नेक डिफॉर्मिटी, तो उस प्रॉपर डिफॉर्मिटी को फिर हम लोग ट्रीट करते हैं, या तो ऑर्थोसिस से ट्रीट करेंगे, अगर ऑर्थोसिस से नहीं कन्वर्ट हो तो सर्जरी भी करना पड़ सकता है, तो उसमें हम लोग सर्जरी भी करते हैं। और ये हो गया। फिर और हम लोग उसमें ऑर्थोसिस प्रोवाइड करते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन उनको बताते हैं कि अपने कैसे स्मॉल जॉइंट को कम यूज करना है, लार्ज जॉइंट को यूज करना है ताकि आपका स्मॉल जॉइंट प्रोटेक्टेड रहे। ये सब हम लोग ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में बताते हैं हम लोग उनको। बाकी जितना भी स्मॉल मसल्स का एक्सरसाइजेस होता है वो हम लोग बताते हैं। बस यही ट्रीटमेंट मोडालिटी फॉलो करते हैं हम लोग। तो ये थी डॉक्टर शिखा जिन्होंने हमें बताया कि गठिया की बीमारी सिर्फ ओल्ड एज में नहीं बल्कि बच्चों में भी हो सकती है, और इनसे हमने समझा है, आपको समझाया है कि कैसे इससे बचें, कैसे इसका उपचार करें, अगर हो जाए तो कहाँ संपर्क करें। तो मैडम आपका हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।